So, hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to revise AS29, right? तो AS29 अगर उसका फुल फॉर्म ये है कि AS29 क्या रिप्रेजेंट करता है, वो प्रोविजंस, कंटिजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिजेंट एसेट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम डेफिनेशंस को लुकआउट करते हैं, देन डेफिनेशंस पढ़ने के बाद कि किसको प्रोविजंस बोलते हैं, किसको कंटिजेंट लायबिलिटी, किनको कंटिजेंट एसेट बोलते हैं, देन उसके बाद कुछ छोटे छोटे नोट्स है, वो नोट्स हमको देखने के हैं, ठीक है। एंड देन फिर जो है एक और 2-3 पेज के नोट्स है, सिंपल सी बात है। तीसरा पेज तो डिफरेंस बिटवीन है, तीसरा पेज अगर देखा है तो तीसरा पेज तो जो है डिफरेंस बिटवीन इंड AS 37 एंड AS 29 है। ये हम तब देखेंगे जब हम क्वेश्चंस कर लेंगे। इसके पहले जो AS 4 और AS 5 था उसमें हमने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन, PM के क्वेश्चन, देन अब तक नवंबर 20 के एग्जाम तक जो भी क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन को हमने गो थ्रू करा था, राइट। इसमें भी वैसे ही हम जो है कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है ऑब्लिगेटिंग इवेंट की। तो ऑब्लिगेटिंग इवेंट का मतलब होता है ऐसे इवेंट जो एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं। ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं और जिसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आपको सेटलमेंट करना ही पड़ेगा उस ऑब्लिगेशन का, राइट। तो ऑब्लिगेटिंग इवेंट मतलब इवेंट जो ऑब्लिगेशन इवेंट क्रिएट करते हैं, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आपको सेटलमेंट करना ही होगा, ठीक है। अब ये जो ऑब्लिगेटिंग इवेंट है, तो इवेंट जो क्रिएट करते हैं ऑब्लिगेशन जिसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आपको सेटलमेंट करना ही होगा, ये होते हैं ऑब्लिगेटिंग इवेंट। अब जो ऑब्लिगेशन है 2 तरीके से डिस्क्राइब्ड है, एक तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है और एक है पॉसिबल ऑब्लिगेशन। तो ठीक है, अगर इवेंट जो ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं तो वो ऑब्लिगेटिंग इवेंट है। ऑब्लिगेशन में प्रेजेंट और ऑब्लिगेशन और पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। अब अगर इवेंट ऑब्लिगेशन की जगह एसेट क्रिएट करते हैं और एसेट भी प्रेजेंट एसेट तो कुछ भी नहीं होता, पॉसिबल एसेट क्रिएट करते हैं, तो ऐसे इवेंट भी होते हैं, ठीक है। तो ऐसे इवेंट को हम बाद में समझेंगे, पर अभी जो ऑब्लिगेशन में प्रेजेंट ऑब्लिगेशन और पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब कि ऑब्लिगेशन जिसमें ऑब्लिगेशन होने की चांसेस, सी एक तो ऑब्लिगेशन ऐसे होते हैं जिसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आपको सेटलमेंट करना पड़ेगा। अब ये जो ऑब्लिगेशन है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब कि ऑब्लिगेशन जिसमें ऑकरेंस होने के चांसेस मोर देन 50% है ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। तो ऑब्लिगेशन जिसमें ऑब्लिगेशन होने के चांसेस, इवेंट होने के चांसेस मोर देन 50% है, और ऐसे इवेंट हुए जो ऑब्लिगेशन क्रिएट करे और पर ऑब्लिगेशन क्रिएट होने के चांसेस बहुत ही लेस देन इक्वल टू 50% है ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। तो ऐसे केस में अगर जब मोर देन 50% चांसेस है उस ऑब्लिगेशन के ऑकर होने के, देन वो जो है उस केस में अगर आप अमाउंट एसर्टेन करते हो तो ऐसे केस में आपको लायबिलिटी बुक करनी पड़ेगी। अगर आप अमाउंट एस्टिमेट करते हो तो ऐसे केस में प्रोविजन बुक करना पड़ेगा। मतलब कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्रिएट अराइज आउट ऑफ पास्ट इवेंट। तो हमको क्या समझेंगे कि अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज फ्रॉम द पास्ट इवेंट, तो पास्ट इवेंट से अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज हो रही है, और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब कि होने के चांसेस मोर देन 50% है, और पास्ट इवेंट से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज हो रही है, अगर आप अमाउंट एसर्टेन कर सकते हो तो लायबिलिटी है। अगर आप अमाउंट बेटर एस्टिमेट कर सकते हो, सब्सटैंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन कर सकते हो, सब्सटैंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेट कर सकते हो क्योंकि आपके पास एविडेंसेस अवेलेबल है, तो आप एक एस्टिमेट लगा सकते हो। तो ऐसे केस में आप प्रोविजन बुक कर लो। जैसे कि सामने वाले ने अपील फाइल करी, तो क्या हुआ कि ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्रिएट आउट ऑफ पास्ट इवेंट, ठीक है। इवेंट क्या है? अपील फाइल करना, ठीक है, उससे एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हुई। अगर आप ऑब्लिगेशन को एसर्टेन कर सकते हो तो ठीक है, आप लायबिलिटी बुक करो। पर आपको लग रहा है, सबसे पहले इवेंट, अभी हमने क्या पढ़ा कि अपील फाइल हुई मतलब एक इवेंट है, ठीक है। अब इवेंट से एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हुई। ऑब्लिगेशन प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है मतलब कि होने के चांसेस, आपको लग रहा है कि वो जो सामने वाले ने अपील फाइल करी है उसमें लूज करने के चांसेस मोर देन 50% है, तो ये ऐसे इवेंट है जिसने अराइज करा है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। जब सिंस ऐसे इवेंट ने अराइज करा है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जहाँ पे ऑकर लॉस होकर होने के चांसेस मोर देन 50% है, तो ऐसे केस में अगर आप अमाउंट एसर्टेन कर सकते हो तो लायबिलिटी बुक करो। पर अगर आपके पास एविडेंसेस अवेलेबल है और आप जो है अमाउंट एस्टिमेट कर सकते हो बेटर तरीके से, तो ऐसे केस में आप प्रोविजन बुक करो, ठीक है। बात यह है कि इंस्टीट्यूट के मटेरियल में लायबिलिटी और प्रोविजन में कोई डिफरेंशिएशन नहीं करा है। अगर आप एस्टिमेट करते हो तो भी लायबिलिटी है, अगर आप अमाउंट एसर्टेन कर सकते हो तो भी, अमाउंट एस्टिमेट करते हो तो भी प्रोविजन है, अमाउंट एसर्टेन करते हो तो भी प्रोविजन है, ठीक है। अब रही बात आती पॉसिबल ऑब्लिगेशन की, मीन्स
पॉसिबल ऑब्लिगेशन अराइज आउट ऑफ पास्ट इवेंट। तो जैसे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज आउट ऑफ पास्ट इवेंट या पॉसिबल ऑब्लिगेशन अराइज आउट ऑफ पास्ट इवेंट एंड इट्स एग्जिस्टेंस, वो ऑब्लिगेशन का एग्जिस्टेंस बैक्ड अप बाय अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन अराइज आउट ऑफ पास्ट इवेंट और उसका एग्जिस्टेंस, उस ऑब्लिगेशन का एग्जिस्टेंस बैक्ड अप बाय अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। ठीक है, तो उसका एग्जिस्टेंस, अभी ऑब्लिगेशन देखो, पॉसिबल ऑब्लिगेशन अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट, तो पास्ट इवेंट से भी पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, मोर देन लेस देन 50% चांसेस है, तो इसका एग्जिस्टेंस, इस ऑब्लिगेशन के होने के चांसेस बैक्ड अप बाय फ्यूचर इवेंट है ना, अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। तो ऐसे केस में पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। ठीक है, और ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन है और ये कंटिंजेंट लायबिलिटी इसको माना जाएगा। ठीक है, तो कंटिंजेंट लायबिलिटी की दो डेफिनेशन है। ए जो लिखा हुआ है, इधर लिखा ए लिखा हुआ है जहां पे पॉसिबल ऑब्लिगेशन से रास्ता निकलता है कि पॉसिबल ऑब्लिगेशन अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट एंड इट्स एग्जिस्टेंस बैक्ड अप बाय अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। ठीक है, अब एक है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट एंड नो प्रोविजन और नॉट लायबिलिटी इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज हुई है पर कोई प्रोविजन और लायबिलिटी नहीं बनाया है, क्योंकि कोई प्रोविजन और लायबिलिटी नहीं बनाया है क्योंकि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस बहुत ही लो है, जहाँ पे रिसोर्सेस का आउटफ्लो लो है और एस्टिमेट आप रिलायबल नहीं कर सकते। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है अराइज आउट ऑफ पास्ट इवेंट पर कोई प्रोविजन लायबिलिटी नहीं बनाया है क्योंकि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज बहुत ही कम है। ठीक है, रिसोर्सेज का आउटफ्लो कम है और हम रिलायबल अगर उसको मेजर नहीं कर पा रहे, ठीक है, अगर हम एस्टिमेट रिलायबली नहीं कर पा रहे हैं, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज बहुत ही कम है, तो ऐसे केस में क्यों प्रोविजन बनाना जब रिसोर्सेज जाने की जो प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है और कितना जा रहा है आप उसको एस्टिमेट भी नहीं कर पा रहे हो। एक तो जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, साथ ही साथ जो है आप एस्टिमेट भी रिलायबल नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे केस में कंटिंजेंट लायबिलिटी हो जाता है। और ऐसे इवेंट विच क्रिएट पॉसिबल एसेट्स, तो उसको कंटिंजेंट एसेट बोलते हैं। ठीक है, तो पॉसिबल एसेट क्रिएट अराइज आउट ऑफ पास्ट इवेंट, तो पास्ट इवेंट से पॉसिबल ऑब्लिगेशन की जगह पॉसिबल एसेट क्रिएट हो रही है एंड उट्स एग्जिस्टेंस, वो एसेट का एग्जिस्टेंस इज बैक्ड बाय अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। सेम टू सेम बॉक्स इधर कॉपी हो जाएगा, तो ऐसे केस में उसको पॉसिबल एसेट है वो कंटिंजेंट एसेट है। अब सी, आपने अपील फाइल करी, उसमें लॉस होने के चांसेस लेस देन इक्वल टू 50% है। ठीक है, तो अपील फाइल हुई मतलब इवेंट है। ठीक है, तो पास्ट इवेंट से पॉसिबल ऑब्लिगेशन अराइज हुई है क्योंकि लॉस होने के चांसेस लेस देन इक्वल टू 50% है। तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट एंड अब जो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है इट्स बैक्ड अप बाय अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। ठीक है, तो ऐसे केस में ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है। साथ ही साथ अब सी, अगर प्रोटेस्ट चल रहा था, अपील फाइल करी है, ठीक है, लॉस होने के चांसेस लेस देन 50% है, पर प्रोटेस्ट चल रहा था और आपने अमाउंट पे करा, ठीक है, तो आपको कुछ प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा, यहाँ पर बोल सकते हैं प्रोटेस्ट चल रहा था तो कुछ आपने एक अमाउंट पे करा उनकी कस्टडी में, कोर्ट की कस्टडी में, देन अमाउंट पेड अंडर प्रोटेस्ट वो केप्ट इन दी हेडिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांस। तो आपकी लायबिलिटी थोड़ी ना है, फिर भी आप पे कर रहे हो तो एक लोन्स एंड एडवांस है। ठीक है, और डिस्क्लोज करना सच लायबिलिटी, सच अमाउंट जो आपने पे करा है अंडर प्रोटेस्ट अलॉन्ग विद द कंटिंजेंट लायबिलिटी, बताना है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी है और इतना अमाउंट मैंने पे करा है, ये लोन्स एंड एडवांसेस है। ठीक है, अब कुछ नोट्स है, ये 3 तरीके 4 नोट्स है, ये आपको ध्यान रखना है। इन केस ऑफ चेंज इन लॉ में चेंज हुआ है, प्रोविजन नीडेड या मेड, अगर चेंज इन लॉ हुआ है तो प्रोविजन बनेगा, प्रोविजन की जरूरत है, प्रोविजन तभी बनेगा व्हेन लेजिस्लेशन इज वर्चुअली सर्टेन। ठीक है, तो इन केस ऑफ चेंज इन लॉ चेंज हुआ है, ठीक है, ओके, इन केस ऑफ चेंज इन लॉ, ठीक है, समझो कि अगर चेंज इन लॉ लेजिस्लेशन वर्चुअल सर्टेन है, क्या चेंज इन लॉ तो होगा, तो प्रोविजन बना लो। ठीक है, जैसे कि आपने कंटामिनेशन ऑफ लैंड करा, ठीक है, कंटामिनेशन ऑफ लैंड किया तो ये पास्ट इवेंट है, उससे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज हो गई। कंटामिनेशन ऑफ लैंड करना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर इस पर अगर स्टैचू आ गया कि आपने अगर कंटामिनेशन ऑफ लैंड जिनने किया उन पर पेनल्टी लगेगी, तो ऐसे केस में आप कंटामिनेशन ऑफ लैंड कर चुके हो और लॉ आने की प्रोबेबिलिटी जो है वर्चुअली सर्टेनिटी है लेजिस्लेशन की, तो ऐसे केस में आप प्रोविजन बुक कर लो। इन केस ऑफ अमाउंट रीइंबर्स बाय अनदर पार्टी, जैसे कि आपने प्रोविजन बुक करा पर जो लॉस है उसमें से आपको पता है कि अगर अमाउंट कुछ रीइंबर्स करेगा अनदर पार्टी तो प्रोविजन शुड बी नेट ऑफ रीइंबर्समेंट ही बनना चाहिए। ठीक है, इन केस
तो अमाउंट रिम्बर्स, ठीक है, आपको नेट प्रोविजन बनेगा। और एक अपन ने पढ़ लिया कि लॉ अगर वर्चुअली सर्टेन है तो प्रोविजन बनेगा। इन केस यू नो कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट कंप्लीट ऑन टाइम, तीसरा सिचुएशन आती है, तो नोट्स की जगह मैं सिचुएशंस बोल देता हूँ। तो नोट्स की जगह सिचुएशन केस स्टडीज बोलना सही रहेगा। तो क्या लिखा है, इन केस यू नो कॉन्ट्रैक्ट कैन कंप्लीट ऑन टाइम, आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे कंप्लीट ही नहीं हो सकता, तो ऐसे केस में आपको पता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है पर कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं हो सकता, तो प्रोविजन शुड बी मेड ऑफ कंपेंसेशन। तो आपने अगर लेट कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करा है तो आपको कंपेंसेशन पे करना पड़ेगा, तो उसका प्रोविजन बना दो। पर ये भी समझो कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को अगर लेट फुलफिल कर दिया तो उस कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉफिट भी तो होगा, तो प्रॉफिट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट माइनस कर देना। तो प्रोविजन शुड बी मेड ऑफ लेट, जो आप लेट कॉन्ट्रैक्ट किया था आपको कंपेंसेशन पे करना पड़ेगा, उसको प्रॉफिट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट से माइनस कर देना। अब प्रॉफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से आप तभी माइनस करोगे जब प्रॉफिट एक्रूड होगा, ठीक है। समझो कि आपको कॉन्ट्रैक्ट था क्या, जब आपको गुड्स डिलीवर करने थे टाइम पे, और आपको लग रहा है कि यार टाइम पे गुड्स डिलीवर नहीं हो पाएंगे, तो आपने जो है प्रोविजन बना दिया, शुड बी मेड ऑफ कंपेंसेशन। आपको लग रहा है कि गुड्स टाइम पे डिलीवर नहीं हो पाएंगे, तो प्रोविजन आपने कंपेंसेशन का बना दिया। पर उस टाइम, जिस टाइम आपने कंपेंसेशन का प्रोविजन बनाया, उस टाइम आप प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते, मतलब कि लेस प्रॉफिट नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय आपने गुड्स को डिलीवर थोड़ी ना करे। जब आपको लगा कि कॉन्ट्रैक्ट आप टाइम पे नहीं कर पाओगे, ठीक है, आप लेट ही कॉन्ट्रैक्ट कर पाओगे, मतलब आप लेट कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो लेट आप गुड्स डिलीवर करोगे। तो जब आप गुड्स डिलीवर करोगे तब जाके आपको एक जो है प्रॉफिट की रिकॉग्निशन, रिवेन्यू रिकॉग्निशन तो तब होगा ना, राइट, तो तब क्रिएट होगा जब आप गुड्स डिलीवर करोगे, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है कंपेंसेशन आपको ग्रॉस का बनाना पड़ेगा। फिर आपने गुड्स डिलीवर कर दिए, आपके पास राइट रिसीव हो गया, ठीक है, रुपीज रिसीव करने का, तो आपके पास प्रॉफिट लेने का राइट हो गया, एक एक्रूड एक राइट क्रिएट हो गया प्रॉफिट का, रिवेन्यू रिकॉग्निशन क्रिएट हो गया है। अब जो है आप लेस कर सकते हो प्रॉफिट, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस के रिस्पेक्ट में प्रोविजन नहीं बनते। जब आपको लग रहा है फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस है तो प्रोविजन नहीं बनते, ठीक है। कुछ छोटी छोटी चीजें जो हमको ध्यान रखनी है कि कंटिंजेंट असेट को हम डायरेक्टर्स रिपोर्ट या हम बोल सकते हैं बुक्स ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी में डिस्क्लोज करते हैं। कंटिंजेंट लाइबिलिटी हम नोट्स टू अकाउंट में करते हैं। कंटिंजेंट असेट किस में करते हैं, डायरेक्टर रिपोर्ट में। कंटिंजेंट लाइबिलिटी करते हैं नोट्स टू अकाउंट में, ठीक है। अब कंटिंजेंट लाइबिलिटी को रिव्यू करना चाहिए, जैसे कंटिंजेंट असेट है ना, ये तो सब पॉसिबल ऑब्लिगेशन और पॉसिबल असेट्स है, तो इनको रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो पॉसिबिलिटी बढ़ जाए होने की। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी रिव्यू एट ईच बैलेंस शीट डेट इफ इट्स पॉसिबल, if it is probable outflow of economic resources then provision recognize। मतलब कि हमको रिव्यू करना चाहिए हर बैलेंस शीट डेट पे, और हो सकता है कि वो जो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है टर्न्स इनटू प्रेजेंट ऑब्लिगेशन या प्रोबेबल आउटफ्लो। अगर ये ज्यादा प्रोबेबिलिटी अब क्रिएट हो रही है क्या आउटफ्लो हो सकता है, ठीक है। ऑकरेंस होने के चांसेस, इवेंट के ऑकरेंस होने के चांसेस अगर मोर देन 50% है तो ऐसे केस में जो है आप प्रोविजन रिकॉग्नाइज कर लोगे। ऑब्लिगेशन जब जॉइंटली एंड सेवरली लायबल हो, ठीक है, जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में आप जॉइंटली और सेवरली लायबल हो तो कुछ पार्ट ऑफ लायबिलिटी अगर आप जो बियर कर रहे हैं उस पर तो आप प्रोविजन बना दोगे कि कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप जॉइंटली और सेवरली लायबल हो। तो ऐसे केस में जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप लायबल हो, ठीक है, कुछ पोर्शन के लिए अगर प्रोविजन ऑफ लायबिलिटी जो आप मीट करोगे उसके लिए तो आप प्रोविजन बना दोगे, और जो दूसरा मीट करेगा उसके लिए कंटिंजेंट लायबिलिटी बना दोगे, क्योंकि वो आपके लिए पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, ठीक है, क्योंकि उसकी भरपाई वो करेगा, ठीक है। रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट हमको समझना पड़ेगा। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है। रीस्ट्रक्चरिंग के केस में जो भी खर्चे होते हैं उसका प्रोविजन तभी बनाते हैं जब क्राइटेरिया स्पेसिफिक हो जाए, ठीक है, जब क्राइटेरिया मेट हो जाए। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब ऐसा प्रोग्राम जो मैनेजमेंट ने प्लान करा है, ठीक है, मैनेजमेंट को स्कोप ऑफ बिजनेस चेंज करना है या मैनर ऑफ बिजनेस में चेंज करना है। तो स्कोप एक तो बिजनेस का दायरा और बिजनेस करने के तौर तरीके, अगर इसको चेंज करने में, ठीक है, एक प्रोग्राम प्लान बाय मैनेजमेंट विच मटेरियली चेंज, जो स्कोप मटेरियल स्कोप करता है, मटेरियली चेंज करता है मैनर ऑफ बिजनेस, तो ऐसे केस में इसको रीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। दायरा बढ़ाना या तौर तरीके चेंज करना, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में आ जाना, ठीक है, फिजिकल मोड में ट्रेडिंग हो रही थी अब इलेक्ट्रॉनिक मोड में आना, तो ये सब रीस्ट्रक्चरिंग में माना जाता है। अब समझो कुछ एग्जाम्पल है जिसको रीस्ट्रक्चरिंग माना जाता है, कुछ एग्जाम्पल जिसको रीस्ट्रक्चरिंग नहीं माना जाता। सबसे पहले आप बिजनेस सेल कर रहे हो तो आपका स्कोप ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, तो ये रीस्ट्रक्चरिंग हो गया। शिफ्टिंग लोकेशन, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, तो ये हो गया हमारा रीस्ट्रक्चरिंग। चेंज इन मैनेजमेंट, ठीक है, मैनर ऑफ बिजनेस चेंज हो रहा है, एक तरीके से चेंज इन मैनेजमेंट। तो आप बिजनेस को सेल कर रहे हो, पार्ट ऑफ बिजनेस को सेल कर रहे हो, लोकेशन शिफ्ट कर रहे हो, मैनेजमेंट
चेंज कर रहे हो तो ये सब रीस्ट्रक्चरिंग में आता है। पर अगर आप सोच रहे हो कि लोकेशन शिफ्ट कर रहे हैं, या अगर इसकी जगह अगर हो गया कि रीलोकेशन ऑफ स्टाफ, आप लोकेशन ऑफ बिजनेस लोकेशन चेंज नहीं कर रहे हो, आप स्टाफ को इधर से उधर कर रहे हो, पुणे के स्टाफ को हैदराबाद भेज रहे हो, तो ऐसे केस में ये जो है रीस्ट्रक्चरिंग में नहीं आता है। मार्केटिंग के खर्चे या इंट्रोडक्शन करा है, इन्वेस्टमेंट करा है अपने नए सिस्टम में, तो ये रीस्ट्रक्चरिंग में नहीं आता। ठीक है। सेल ऑफ बिजनेस, जैसे कि बिग बाजार ने अपना बिजनेस सेल आउट करा, ठीक है, तो वो रीस्ट्रक्चरिंग में आ जाएगा। टाटा मोटर्स ने अपना पार्ट जो है, अपना जो है नैनो का प्लांट को शिफ्ट करा था, तो वो रीस्ट्रक्चरिंग में आ जाएगा। चेंज इन मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, ये जो है रीस्ट्रक्चरिंग में आ जाएगा, चेंज मैनेजमेंट। ठीक है। पर अगर आप एम्प्लॉय शिफ्ट कर रहे हो, जो जनरली होता है मार्केटिंग कर रहे हो अच्छे लेवल पे और इन्वेस्टमेंट कर रहे हो नए सिस्टम में, तो ये सब रीस्ट्रक्चरिंग नहीं आता। रीस्ट्रक्चरिंग, ये तो रीस्ट्रक्चरिंग ही नहीं होता। अब कुछ होता है कि रीस्ट्रक्चरिंग, जैसे कि ये है रीस्ट्रक्चरिंग होता है, पर रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें नहीं आती है। ठीक है। सबसे पहले तो जो रीस्ट्रक्चरिंग ही नहीं है तो इसकी कॉस्ट ही रीस्ट्रक्चरिंग नहीं होगी। पर दूसरा, आपने बिजनेस सेल करा या सेल करा असेट जो भी है, उससे आपको एक लॉस क्रिएट हुआ, तो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट ड्यू टू रीस्ट्रक्चरिंग, तो ये जो है रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट में नहीं आता। फिर कुछ बात यह है कि इंड AS 37 और AS 29 के बीच में डिफरेंस, बट इसके पहले हमें जो है ये 2 पेज के बेसिस पे हमने जो है अब क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। जहाँ पे हमने देख लिया है कि वापस एक बार देख लेते हैं कि प्रेजेंट, जैसे कि पास्ट इवेंट से अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज हो रही है, तो ऐसे केस में अगर आप अमाउंट एसर्टेन कर सकते हो तो लायबिलिटी है। पास्ट इवेंट से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज हो रही है, अमाउंट को एस्टिमेट कर सकते हो विद सब्सटैंशियल डिग्री, क्योंकि आपके पास एविडेंस अवेलेबल है तो आप प्रोविजन बुक कर लो। ठीक है। अगर पास्ट इवेंट से पॉसिबल ऑब्लिगेशन आ रहे हैं, तो ऐसे केस में पास्ट इवेंट से पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट एंड इट्स बैक्ड अप बाय अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, क्योंकि पॉसिबल ऑब्लिगेशन अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट एंड इट इज बैक्ड अप बाय अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, ऐसे केस में कंटिंजेंट लायबिलिटी है। कंटिंजेंट लायबिलिटी का बी मोड जो होता है वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के रास्ते से आता है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट एंड कोई प्रोविजन और कोई लायबिलिटी रिकॉग्नाइज नहीं करी, क्योंकि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज बहुत ही कम है, और कितना आउटफ्लो होगा एस्टिमेट भी जो है वो रिलायबल आप नहीं एस्टिमेट कर पाओगे। ठीक है। और ठीक है, पॉसिबल एसेट क्रिएट हो रही है तो कंटिंजेंट एसेट बन जाती है। बाकी फिर हमने जो है सिचुएशन और केस स्टडीज देखी थी, राइट। ठीक है। तो सिचुएशन केस स्टडीज हमने देख ली। बाकी जो है डिस्क्लोजर की कंटिंजेंट लायबिलिटी और कंटिंजेंट एसेट किधर किधर डिस्क्लोज होता है, इसकी हमने बात कर ली। ठीक है। जॉइंट एंड सेवरेबल लायबल कॉन्ट्रैक्ट में हमने बात कर ली। रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट के रिस्पेक्ट में हमने बात कर ली। ओके, सो हम पहला क्वेश्चन जो है स्टडी मटेरियल का वो करते हैं। क्या लिखा हुआ है? एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जो एंड हो रहा है 31 दिसंबर 17 को, कंपनी ने फाइंड करा कि देयर आर 20 लॉसूट आउटस्टैंडिंग, की 20 लॉसूट्स आउटस्टैंडिंग है विच हैव नॉट बीन सेटल्ड टिल डेट। देखो 20 लॉसूट आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, पास्ट इवेंट लॉसूट से, ठीक है, एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट, एंड कंपनी फाइंडेड 20 लॉसूट आउटस्टैंडिंग विच हैव नॉट बीन सेटल्ड टिल डेट। ठीक है। पॉसिबल आउटकम एज एस्टिमेटेड, पॉसिबल आउटकम ये है कि 5 केस, 10 केस और 5 केस, 5 केस में प्रोबेबिलिटी है 100% विन करने की। देखो विन, 10 केस में लूज की प्रोबेबिलिटी 40 है, विन की प्रोबेबिलिटी 60 है। 5 केसेस में लूज की प्रोबेबिलिटी 50 है, विन की प्रोबेबिलिटी 50 है। अब देखो किसी भी केस में लूज करने की प्रोबेबिलिटी मोर देन 50% नहीं है। अब सिंस मोर देन 50% नहीं है, जो भी हमने बात करी थी कि मोर देन 50% नहीं है, तो कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्रिएट ही नहीं होती है। ऐसे केस में सबकी सब कंटिंजेंट लायबिलिटी है। तो ऐसे केस में हमको जो है, अब बात यह है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी की कौन सी डेफिनेशन हमको यूज़ करनी चाहिए। पॉसिबल ऑब्लिगेशन के रूट वाली जो है डेफिनेशन की प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के रूट से निकलने वाली, समझते हैं? ओके, ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के रूट से इन्होंने निकाला कि कंटिंजेंट लायबिलिटी शुड बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ये अपन ने बात की, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट बट प्रोविजन नहीं बनाया है। देयर इज नॉट प्रोबेबल दैट आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी रिक्वायर्ड। कोई आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज भी बहुत कम है, पॉसिबिलिटी भी बहुत लो है। ठीक है। तब क्या लिखा हुआ है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट बट नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज प्रोविजन। इट इज नॉट प्रोबेबल दैट आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन।
ठीक है, कि इस ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए लग भी नहीं रहा है कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस होंगे। पॉसिबिलिटी इस आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस की बहुत ही कम है और अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन भी हम रिलायबल मेजर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे केस में जो है हम प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के रूट से हमने कंटिंजेंट लायबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी और ये केस में हम देख रहे हैं कि टू डिस्क्लोज कंटिंजेंट लायबिलिटी, और हमने पढ़ा था कि कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करना पड़ता है, कंटिंजेंट लायबिलिटी को हमको डिस्क्लोज करना पड़ता है, देयरफॉर ये नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो हम ऐसा करते हैं, हम एक तरीके पे एक जगह लिख लेते हैं कि कहाँ पे रूट बी वाला डेफिनेशन यूज़ होगा जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन वाली डेफिनेशन है, और कहाँ रूट ए वाला डेफिनेशन यूज़ होगा। अब देखो इधर जो एक्सपेक्टेड लॉस है वो हम सबसे पहले एक्सपेक्टेड लॉस तो कम से कम देख ले कि एक्सपेक्टेड लॉसेस कितना है। वही अगर हम देखें कि सबका हमने लॉस होने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली कि इधर जो है 1,20,000 है, लॉस इंटू 30% है, 2 लाख का 10% है, इस तरीके से जो है हमने निकाल लिया। और इधर भी 1 लाख का 30% और 2,10,000 का 20% है। इस तरीके से हम जो है लॉस निकाल लेंगे। तो इतना कुछ ट्रिकी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काटो। ठीक है, अब देखो क्या है, पीएम के क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। मिन लिमिटेड टू फैक्ट्री प्रीमाइसेस, 1 सेकेंड। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से ये शो हो रहा है कि ये जो नोट्स है ये इनकम्प्लीट है। आई मीन टू से कि इधर सेकेंड पोर्शन डेफिनेशन आ रहा है, पर फर्स्ट जो पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट इधर ऐड ऑन नहीं करा है। मुझे सर्च करना पड़ेगा, 1 सेकेंड, मुझे देखना पड़ेगा। ओके, सो हाँ ये हो गया है, दिख गया है वो। ओके, तो AS29 ये ऐड ऑन कर लिया है। AS29 में हमने जो है डेफिनेशन है नोट्स और ये रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट और डिफरेंस बिटवीन इंड AS 37 और AS29 ये बचा हुआ है 5th वाला पॉइंट, और फर्स्ट वाला पॉइंट नॉन एप्लीकेबिलिटी बचा हुआ है। सी नॉन एप्लीकेबिलिटी देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये जो है AS29 प्रोविजंस, कंटिजेंट लायबिलिटी, कंटिजेंट एसेट जो है फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं लगता। या लायबिलिटी प्रोविजन और कंटिजेंट लायबिलिटी जो कवर्ड है AS7, AS15 और AS19 में, तो फिनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, फिनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं लगता। और जो लायबिलिटी प्रोविजन कंटिजेंट लायबिलिटी कवर है AS7, AS15 और AS19 में, तो जो लायबिलिटी प्रोविजन कंटिजेंट लायबिलिटी जो भी AS7, 15, 19 में कवर है, मतलब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, शेयर बेस्ड पेमेंट, सॉरी एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान, और 19 में लीजेस में अगर कवर है तो इधर कवर नहीं है। पर सी एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं लगता। तो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो चलो हमको पता है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं पता है, और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट भी पता है। तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, इधर @ दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, हमें @ देखना पड़ेगा कि एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऐसा जिसमें पार्टीज़ ने या तो परफॉर्म नहीं करी ऑब्लिगेशन, या दोनों पार्टीज़ ने पार्शियली परफॉर्म करी है। ठीक है, तो पार्टीज ने अपनी कॉन्ट्रेक्चुअली ऑब्लिगेशन परफॉर्म ही नहीं करी है, या पार्ट में ऑब्लिगेशन परफॉर्म करी है। ठीक है, ये होते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, इस पे नहीं लगता है, और ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट पे लगता है। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट में बोल के रखा है बीटा देखते क्या बोल रहा है। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट जिसमें अनअवॉइडेबल कॉस्ट वो ग्रेटर देन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। वो जो कॉन्ट्रैक्ट से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो होने वाले हैं वो अनअवॉइडेबल कॉस्ट से ज़्यादा होने वाले हैं। तो अनअवॉइडेबल कॉस्ट से ज़्यादा होंगे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। सो ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे अनअवॉइडेबल कॉस्ट, जो अनअवॉइडेबल कॉस्ट है वो एक्सीड करता है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट से, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। उन ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट पे लगता है ये AS29 लगता है, वहाँ पे प्रोविजन बनाना पड़ेगा। प्रोविजन क्या है, लोअर ऑफ नेट कॉस्ट ऑफ मीटिंग ऑब्लिगेशन। अब आपने बोला है ना अनअवॉइडेबल कॉस्ट ग्रेटर देन, अनअवॉइडेबल कॉस्ट किससे ग्रेटर है, ग्रेटर देन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। उसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट से अनअवॉइडेबल कॉस्ट ज़्यादा है, तो ऐसे केस में आप प्रोविजन बना दोगे नेट कॉस्ट ऑफ मीटिंग दी ऑब्लिगेशन। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को मीट करते हो तो आपके अनअवॉइडेबल कॉस्ट ज़्यादा है, आपको ऑब्लिगेशन मीट करना पड़ेगा, ऑब्लिगेशन मीट करना पड़ेगा, तो वो खर्चा, या तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करा तो वो खर्चा, दोनों में से दो जो भी लोअर है वो आप वही चूज़ करोगे।
जब कॉन्ट्रैक्ट ही में ही कॉस्ट ज़्यादा है तो आपकी इच्छा पे कॉन्ट्रैक्ट करो नहीं करो। अब जब आप करोगे तो कुछ कॉस्ट है, नहीं करने पे कुछ कंपेंसेशन पे करना पड़ेगा। तो या तो नेट कॉस्ट ऑफ मीटिंग ऑब्लिगेशन या तो कंपेंसेशन ऑन कैंसिलेशन, ठीक है। ऑब्लिगेशन मीट करके जो कॉस्ट हो रही है या तो कैंसिल करके जो कंपेंसेशन पे करना जो भी लोअर है उसका प्रोविजन बन जाएगा। ये हमने ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा, ठीक है। अब प्रोविजन जो है अमाउंट का जो हम बनते हैं नेट ऑफ कॉस्ट, ओके ओके। तो इधर क्या है, प्रोविजन जो है अमाउंट का जो हम बनाते हैं कॉस्ट ऑफ मीटिंग जो ऑब्लिगेशन को मीट करने में जो कॉस्ट है, या तो कंपेंसेशन पीपल ऑन कैंसिलेशन जो भी लोअर है। जैसे कि एग्जांपल ये है, ये जो ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट है, ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल ये है कि आपने फैक्ट्री ओल्ड से न्यू में शिफ्ट करी, ओल्ड से न्यू में आपने फैक्ट्री शिफ्ट करी, तो जो ओल्ड फैक्ट्री जिस लैंड पे थी वो लीज, उस लीज को आप कैंसिल नहीं कर पा रहे हो और लीज को आप सब लीज भी नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे केस में क्या है, आपके पास दो चीज़ें, या तो लीज कॉन्ट्रैक्ट चलने दो, पर चलने दोगे तो उस लीज कॉन्ट्रैक्ट से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो नहीं है, पर कॉस्ट लीज रेंटल की तो लग रही है, ठीक है। दूसरी है कि अगर आपने लीज कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज कर दिया, ठीक है, कैंसिल कर दिया, तो कैंसिल पे कुछ कंपेंसेशन पे करना पड़ेगा, जो भी लोअर है आप देख लेना, आप उसका प्रोविजन बना देना, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। मिनी लिमिटेड टू फैक्ट्री प्रीमाइजेस ऑन लीज, ये देखो वही क्वेश्चन है कि मिनी लिमिटेड ने फैक्ट्री प्रीमाइज लिया लीज पे 1/4/2016 को 2 लाख पर मंथ लीज, ये ऑपरेटिंग लीज है। ड्यूरिंग मार्च 17 मतलब कि अगले साल, ठीक है, 11 महीने बाद मार्च 17 में मिनी ने रीलोकेट कर दिया ऑपरेशन टू न्यू फैक्ट्री बिल्डिंग। अब लीज ऑफ ओल्ड फैक्ट्री, अब देखो 1/4/2016 को लीज पे लिया, 11 महीने बाद जो है शिफ्ट मार दिया। अब वो जो लीज़ का कॉन्ट्रैक्ट है, वो लीज़ का कॉन्ट्रैक्ट अगर देखा जाए तो वो कितने साल का है, लीज़ का कॉन्ट्रैक्ट देखा जाए तो 17/18/19, 17/18/19, ठीक है। तो 1/4/17, 1/4/18, 1/4/19, ठीक है। फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 7 महीने उसके, 8 महीने हैं इनफैक्ट उसके। तो इस तरीके से हो जाता है, इस तरीके से जो मंथ है वो हो जाते हैं 3 साल 8 महीने, 3 साल मतलब 3 × 12 36 + 8 44 मंथ। अब 44 मंथ है, 11 महीने बाद जो है हमने देखा कि 31/12/2019, ठीक है, मतलब कि नहीं सॉरी मार्च 17, 11 महीने बाद रीलोकेशन हो गया ऑपरेशन का। जब 11 महीने बाद रीलोकेशन हो गया और लीज़ पे आपने 44 मंथ के लिए लेकर रखा है, तो रिमेनिंग पीरियड ऑफ लीज़ आपको 33 मंथ तो और रहना है। बट सिंपल सी बात है, आप उसको सबलेट भी नहीं कर सकते किसी अनदर यूज़र को, आपने शिफ्ट कर दिया आपके ऑपरेशन। तो आपका 2 ऑप्शन है, या तो 33 मंथ का आप लीज़ रेंटल पे करते जाए, या तो आप लीज़ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दें, ठीक है। तो ऐसे केस में इधर क्या करेंगे आप, क्वेश्चन में दिखा हुआ है कि मिनी रीलोकेट इट्स ऑपरेशन टू न्यू फैक्ट्री, लीज ऑन ओल्ड फैक्ट्री प्रेमिसेस कंटिन्यू टू बी लीव अप टू 31/12/2019। लीज को ना तो कैंसिल कर सकते हैं, कभी सब लीज भी नहीं कर सकते। जैसे केस में ऑडिटर इंसिस्ट दैट लीज रेंट ऑफ बैलेंस 33 मंथ, ऑडिटर ने कर लिया है कि इंसिस्ट करा है कि जो लीज रेंट है बैलेंस 33 मंथ का अप टू 31 दिसंबर 2019, जो बचे हुए 33 महीने के जो लीज रेंट है उसको प्रोवाइड फॉर कर दिया जाए। सी, इसमें ये नहीं दे के रखा है कि लीज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने पे क्या कंपनसेशन पे होगा। तो ऐसे केस में 33 मंथ इंटू 2 लाख, तो जो हो जाता है 66 लाख, तो 66 लाख का हम प्रोविजन बना देंगे, सिंपल सी बात है। चलो अब ये क्वेश्चन काटो, अगला क्वेश्चन। ईसॉक्स लिमिटेड इज इन अ प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट्स अकाउंट, तो अपने उसको जो है इज इन प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट्स अकाउंट, वो अपने अकाउंट्स को फाइनलाइज कर रहा है। ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। कंपनी को आपसे एडवाइस चाहिए, कंपनी सेल्स टैक्स असेसमेंट फॉर असेसमेंट ईयर 13-14, ठीक है। असेसमेंट ईयर 13-14 का असेसमेंट वो कब कंप्लीट हुआ, फरवरी 16 में, और डिमांड आई 2.76 करोड़ की, ठीक है। कंपनी ने इंटायर ड्यू पे कर दिया अंडर प्रोटेस्ट। देखो अभी जो अभी अपन ने बात करी थी, कंपनी ने इंटायर ड्यू जो है पे कर दिया अंडर प्रोटेस्ट विदाउट प्रिजुडाइज इट्स राइट टू अपील। उसके राइट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मतलब राइट टू अपील तो है, पर प्रोटेस्ट चल रहा था तो उसने अपने इंटायर ड्यूज पे कर दिए, ठीक है, अंडर प्रोटेस्ट पे कर दिया, पर फिर भी उसने अपील तो करी है, ठीक है, और अपील जीत जाएगा तो वो पैसे के उसको वापस मिल जाएंगे। कंपनी ने अपील फाइल करी बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी वेर इन
द ग्राउंड्स ऑफ अपील कवर टैक्स ऑन एडिशन। तो वेयर इन द ग्राउंड्स ऑफ अपील कवर टैक्स ऑन एडिशंस। क्या बोला है, कंपनी ने अपील फाइल करी है बिफोर अपीलेट अथॉरिटी, जहाँ पे जो ग्राउंड्स ऑफ अपील है कवर टैक्स ऑन एडिशंस। तो वो अपील के ग्राउंड्स में बता रहे हैं कि कवर टैक्स ऑन एडिशंस मेड इन द असेसमेंट ऑर्डर फॉर अ सम ऑफ 2.10 करोड़। तो 2.16 करोड़ की डिमांड थी, पर वो सिर्फ 2.10 करोड़ के ऊपर जो है अपील कर रहा है, मतलब कि 0.66 उसने एडमिट कर लिया। ठीक है, अब 0.66 उसमें एडमिट कर लिया तो उस पर तो प्रोविजन बन जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट डेट पे देखा जाए तो ऑब्लिगेशन जिसके होने के चांसेस है, तो ऐसे इवेंट हो गए हैं, प्रोविजन इसलिए बन जाएगा क्योंकि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट से जो भी है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। पास्ट इवेंट क्या है कि डिमांड ऑर्डर आ गया, उसे एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या है 0.66 करोड़ की। ठीक है, और अमाउंट भी हम, अब देखो इधर अमाउंट हमको वैसे पता है 0.66 करोड़, पर इधर इंस्टीट्यूट ने कभी भी लाइबिलिटी और प्रोविजन में बाइफर्केशन नहीं कराया, तो ऐसे केस में प्रोवाइड फॉर इंडिया अकाउंट्स कर देंगे। ठीक है, पर जो अमाउंट पे करा है, अब सी इधर जो है बचे हुए केस में 2.10 करोड़ में, इसमें तो ऐसा कुछ बता के नहीं रखा है कि हम जीतेंगे हारेंगे, तो इसको जो है अभी कंटिंजेंट लायबिलिटी बुक कर दिया, और कंटिंजेंट लायबिलिटी तो नोट्स टू अकाउंट में चले जाएगा। पर अमाउंट जो आपने पे करा है, जो अभी बात हुई थी कि अमाउंट पेड अंडर प्रोटेस्ट इज कीप अंडर दी हेडिंग लोन्स एंड एडवांसेस, द अमाउंट जो प्रोटेस्ट में पे करा है उसको लोन्स एंड एडवांसेस में केप्ट अंडर दी हेडिंग लोन्स एंड एडवांसेस में रखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन ओवर करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, कंपनी एंटर्ड हुए वेज एग्रीमेंट में मई 16, कंपनी एंटर्ड हुए वेज एग्रीमेंट में मई 16 से, वेयर बाय लेबर यूनियन हैज़ एक्सेप्टेड रिविजन ऑफ वेजेस फ्रॉम जून 15। तो कंपनी ऐसे एग्रीमेंट में एंटर हुआ मई 16 में, जहाँ पे लेबर यूनियन ने एक्सेप्ट करा है कि रिवीजन ऑफ वेज जून 15 से एक्सेप्ट करा है उस एग्रीमेंट में। अब एग्रीमेंट में ये प्रोवाइड किया है कि जो हाइक है टिल मई 16 कि जो जून 15 से मई 16 तक जो भी हम रिवाइज करें आपकी वेजेस को, तो वो एकदम से आपको पे नहीं करेंगे, वो तब पे करेंगे जब आप रिटायर होंगे। तो कंपनी एग्री टू डिपॉजिट द अरियर इन गवर्नमेंट बॉन्ड। तो कंपनी को लाइबिलिटी तो है, तो वो अरियर डिपॉजिट कर दी गवर्नमेंट बॉन्ड में। देखो अब पास्ट इवेंट क्या हो सकता है, इधर कंटामिनेशन लैंड था, उसके अभी कंटामिनेशन लैंड वाला क्वेश्चन आएगा, पर इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे डिमांड ऑर्डर है, तो इधर अगर हम देखें तो अर्लियर फॉर द पीरियड जून 15 से मार्च 16 रिक्वायर्ड टू प्रोवाइडेड इन दी अकाउंट्स ऑफ द कंपनी एज्यूमिंग दैट नेगोशिएशन फॉर रिवीजन ऑफ वेजेस इनिशिएटेड इन द ईयर 15-16। तो ठीक है ना, अज्यूम करना कि जो नेगोशिएशन है फॉर द रिवीजन ऑफ वेजेस इनिशिएटेड इन द ईयर 15-16, तो ठीक है ना 15-16, क्योंकि हम जो है सिंपल सा ये ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम ऑन बैलेंस शीट डेट देखते ना। अब समझो अगर बैलेंस शीट डेट के बाद सडनली कुछ अगर रिवीजन होता वेज एग्रीमेंट में, तो बैलेंस शीट डेट पे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन थोड़ी ना क्रिएट हो रही है, तो हमको बैलेंस शीट डेट भी देखना है। ये बैलेंस शीट डेट पे देखा जाता है सबका सब। ठीक है, चलो सन लिमिटेड एंटेड इनटू सेल कॉन्ट्रैक्ट। तो सन लिमिटेड सेल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ, 5 करोड़ का सेल कॉन्ट्रैक्ट है ड्यूरिंग 15-16, ठीक है 15-16 में एंटर हुआ। प्रॉफिट उस ट्रांजेक्शन पे 1 करोड़ है, 5 करोड़ का सेल कॉन्ट्रैक्ट है, 1 करोड़ का प्रॉफिट है। डिलीवरी ऑफ गुड्स टू टेक प्लेस ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ। अब देखो 16-17 में डिलीवरी होगी, ठीक है, याद आ रहा है क्या बात हुई थी इस पे, इधर हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड कंप्लीट ऑन टाइम। ठीक है, तो डिलीवरी ऑफ गुड्स है 16-17 में होगी। इन केस फेलियर ऑफ सन लिमिटेड टू डिलीवर विद इन द शेड्यूल, कंपेंसेशन पे करना पड़ेगा 1.5 करोड़ का। अब मेरे को बताओ, जब सेल कॉन्ट्रैक्ट है 15-16 में करा है, डिलीवरी जो है फर्स्ट मंथ ऑफ 15-16 में हमको डिलीवर करना है, 16-17 में भी हमको पहले महीने में ही करना है, मतलब अप्रैल में ही हमको करना है। अब देखो अगर फेलियर हो गया, इन केस ऑफ फेलियर ऑप्शन, तो ऐसे केस में डिलीवर विद इन द शेड्यूल अ कंपेंसेशन ऑफ 1.5 करोड़ टू बी पेड टू एक्स लिमिटेड। ठीक है, कंपेंसेशन 1.5 करोड़ का पे करना पड़ेगा। सन लिमिटेड ने प्लान किया है कि टू मैन्युफैक्चर द गुड्स ड्यूरिंग द लास्ट मंथ 15-16 फाइनेंशियल ईयर। तो सन लिमिटेड जिसको डिलीवर करना है 16-17 के पहले मंथ में, उसने मैन्युफैक्चरिंग की प्लानिंग, ठीक है, लास्ट मंथ में करी, वही 15-16 के, तो 1 महीने में कैसे बनाएगा। तो एज ऑन बैलेंस शीट डेट गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं हुए, तो अनलाइकली, ये तो अनलाइकली है कि वो अपने कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन मीट कर पाएगा।
तो जब उसको पता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल मीट नहीं कर पा रहा है तो ऐसे केस में प्रोविजन बना देगा, क्योंकि इधर तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई ना, अराइज आउट ऑफ पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट क्या है? नॉन कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे केस में जो है शुड सन लिमिटेड प्रोवाइड फॉर कंटिजेंसी, ठीक है, तो सन लिमिटेड को प्रोविजन बना देना चाहिए। तो ऐसे केस में सन लिमिटेड हैज ऑब्लिगेटेड टू डिलीवर द गुड्स, ठीक है, इट इज प्रोबेबल दैट सन लिमिटेड फेल टू डिलीवर द गुड्स विद इन द शेड्यूल। तो ऐसे केस में सन लिमिटेड शुड प्रोवाइड फॉर कंटिजेंसी, मतलब इन द सेंस प्रोविजन बनाना चाहिए। शुड प्रोविजन बी मेजर्ड एज द एक्सेस ऑफ कंपेंसेशन टू बी पेड ओवर प्रॉफिट। क्या ये पूछते हैं, क्या प्रोविजन जो है बी मेजर्ड, प्रोविजन को बनाना चाहिए एज द एक्सेस ऑफ कंपेंसेशन टू बी पेड ओवर प्रॉफिट, मतलब कि प्रॉफिट के ऊपर का जो कंपेंसेशन मैं पे कर रहा हूँ क्या उसका प्रोविजन बनाना चाहिए क्या? तो सबसे पहले हम समझे कि गुड्स अभी डिलीवर थोड़ी ना हुए हैं, तो प्रॉफिट एक्रू ही नहीं हुआ है। जब प्रॉफिट एक्रू ही नहीं हुआ है तो तुम कैसे बोल सकते हो कि तुम्हारा प्रॉफिट है? अभी प्रॉफिट ही नहीं तुमको एक्रू हुआ है। तो ऐसे केस में जो है हम प्रोविजन में से प्रॉफिट वो माइनस करते हैं जो एक्रूड प्रॉफिट हो, ठीक है। प्रोविजन कंपेंसेशन जो हम बना रहे हैं तो प्रोविजन नेट का बनता है, तो कंपेंसेशन में से प्रॉफिट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट माइनस कर देते हैं, पर प्रॉफिट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं अभी, तो प्रोविजन पूरे का बनेगा। क्या लिखा है? प्रोविजन शुड नॉट बी मेजर्ड एज एक्सेस ऑफ कंपेंसेशन टू बी पेड ओवर प्रॉफिट, क्योंकि नो प्रॉफिट हैज एक्रूड, तो पूरे अमाउंट का प्रोविजन बनेगा। वो इस तरीके से जो है हम ये भी क्वेश्चन काट देते हैं। चलो क्वेश्चन 111, एन ऑयल कंपनी हैज़ बिन कंटेमिनेटिंग लैंड, वही कंटेमिनेटिंग लैंड सेवरल ईयर से, इट डज नॉट क्लीन अप बिकॉज कोई लेजिस्लेशन नहीं था तो क्लीन भी नहीं करते थे। 31 मार्च 17 ऑन द बैलेंस शीट डेट वर्चुअल सर्टेनिटी हो गई कि भैया जो है आने वाला है लॉ रिक्वायरिंग क्लीन अप ऑफ लैंड, वो शॉर्टली आने वाला है ईयर एंड के बाद। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो गई, एक तरीके से ऑब्लिगेशन हो गई, और सेटलमेंट तो करना पड़ जाएगा, पेमेंट तो करना पड़ जाएगा, क्योंकि पास्ट इवेंट आपका कंटामिनेशन ऑफ लैंड है, कोई रियलिस्टिक अल्टरनेटिव नहीं है, आपको सेटल करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में वर्चुअल सर्टेनिटी है, क्वेश्चन में भी बोल दिया है, प्रोविजन बना लो। फिर बाद में यही है केसेस वाला कि इतने, ठीक है, 20 केसेस है, इसमें कितने केसेस है? 15 केसेस है, 10 केसेस के विनिंग की प्रोबेबिलिटी, 5 केसेस की विनिंग की प्रोबेबिलिटी। दोनों जगह अगर आप देखोगे तो लूज की प्रोबेबिलिटी 50% है, 50% से ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे केस में कंटिंजेंट लायबिलिटी हो जाती है, और कंटिंजेंट लायबिलिटी में भी कौन से रूट वाली डेफिनेशन आएगी? ये बी रूट वाली, ठीक है, कि वेयर द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आउट ऑफ पास्ट इवेंट एंड नो प्रोविजन हैज़ बीन मेड। और फिर वही कंडीशन अगर आप पूरी कर दो कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हुई है अराउंड फ्रॉम पास्ट इवेंट एंड कोई प्रोविजन नहीं करा है, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज के चांसेस रिमोट है, बहुत ही लाइकली है और अनलाइकली है, और हम रिलायबली एस्टिमेट भी नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में जो है कंटिंजेंट लायबिलिटी है, ये सब हमने देखा, और हम कंटिंजेंट लॉस बुक कर लेंगे, और कंटिंजेंट लायबिलिटी जो भी है उसको हम नोट्स में डिस्क्राइब कर देंगे, डिस्क्लोज इन द नोट्स टू अकाउंट। और इस तरीके से हमने जो है स्टडी मटेरियल और पीएम के क्वेश्चन ओवर करे हैं। अब बात यह है कि AS 29 में कौन कौन से अटैम्प्ट से क्वेश्चन आए हैं वो भी हम देख लेते हैं। अगर हम देखें हमारा AS स्ट्रक्चर, ठीक है, AS स्ट्रक्चर देखें, 1 सेकेंड, AS स्ट्रक्चर, तो AS 29 लास्ट है, ओके, ऑल टाइम RTP में आया है। ये तो मई 18 से लेके नवंबर 20 तक RTP में आया है, और हमको मई 18 से लेके नवंबर 20 तक के RTPs करनी है। एक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है, तो अच्छे खासे अटैम्प्ट के क्वेश्चन है यहाँ पे। मई 18 से लेके नवंबर 20, मई 18 नवंबर 18, मई 19 नवंबर 19, मई 20 नवंबर 20, 6 क्वेश्चन तो उसके ऐसे ही मिल जाएंगे। ओके, तो हमारे पास जो है मई 18 का क्वेश्चन है, साथ ही साथ जो है हमारे पास मई 18 का आंसर है, सॉल्व करते साथ में, ठीक है। चलो सबसे पहले छोटा सा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ईयर 15-16, तो चलो तैयार हो जाओ। क्या बोला है? ड्यूरिंग ईयर 15-16, पेन पेपर लेके बैठ जाओ। ए लिमिटेड गिव गारंटी ऑफ सर्टन बोरोइंग, तो ए लिमिटेड ने गारंटी दी थी, ठीक है, सर्टन बोरोइंग की, जो बी ने लेके रखी थी, ठीक है, तो बी को जो पे करना है तो उस पर ए लिमिटेड ने गारंटी दी थी। कुछ फाइनेंशियल कंडीशन एट दैट टाइम इज साउंड, ड्यूरिंग 16-17, ये 15-16 की बात है। 16-17 में फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ बी डिटेरियोरेट, और 30 सितंबर को लिक्विडेट हो गया, ठीक है। तो कंडीशन एग्जिस्ट थोड़ी ना करती थी बैलेंस शीट डेट पे, बस गारंटी दे के रखी थी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन थोड़ी ना था, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं था ना।
तो जो प्रोविजन स्टेट वेदर प्रोविजन रिक्वायर्ड इन 31 मार्च 16, तो इधर तो कंटिंजेंट लायबिलिटी है। 17 को प्रोविजन बन जाना चाहिए, 17 को तो प्रोविजन ही बन जाना चाहिए, क्योंकि तो ऑब्लिगेशन ही है ना 17 को। तो देखते हैं 31 मार्च 16 में, ओके, नो प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज, कोई प्रोविजन नहीं था, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन फ्रॉम पास्ट इवेंट था ही नहीं, कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ही नहीं था, पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट, ठीक है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन फ्रॉम पास्ट इवेंट। तो पास्ट इवेंट में क्या था, गारंटी थी, गारंटी देने से कोई ऑब्लिगेशन तो क्रिएट हुई नहीं थी, कोई ऑब्लिगेटिंग नहीं, सॉरी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन फ्रॉम पास्ट इवेंट, कोई से इवेंट तो हुए नहीं। द ऑब्लिगेटिंग इवेंट इज द गिविंग ऑफ गारंटी, गारंटी एक ऑब्लिगेटिंग इवेंट है, ठीक है, विच गिव्स राइट टू ऑब्लिगेशन। तो इधर जो है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइव फ्रॉम पास्ट इवेंट पर कोई आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज तो थे नहीं, इम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट जैसे कि इसमें कोई प्रोविजन नहीं है। पर 17 को एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई, एक लीगल ऑब्लिगेशन इस रिस्पेक्ट में क्रिएट हो गई, क्योंकि बी लिक्विडेट हो गया, बी गोज इनटू लिक्विडेट, तो प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज फॉर द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ ऑब्लिगेशन, तो प्रोविजन रिकॉग्नाइज्ड है फॉर द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द ऑब्लिगेशन। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। ए लिमिटेड मैन्युफैक्चर करता है इंजीनियरिंग गुड्स, प्रोवाइड आफ्टर सेल वारंटी ऑफ 2 ईयर टू इट्स कस्टमर। बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस कंपनी हैज बीन फॉलोइंग पॉलिसी फॉर मेकिंग प्रोविजन फॉर वारंटी, वारंटी बनाती है, वारंटी के प्रोविजन करती है ऑन इनवॉइस अमाउंट, ठीक है, ऑन द रिमेनिंग बैलेंस वारंटी पीरियड। अब ठीक है, ऑन द रिमेनिंग बैलेंस वारंटी पीरियड, तो क्या बोला है कि इंजीनियरिंग गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, आफ्टर सेल वारंटी 2 साल की रहती है। बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे कंपनी तो फॉलो कर रहा है पॉलिसी फॉर मेकिंग प्रोविजन फॉर वारंटी। तो कंपनी जो है पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से कंपनी हैज बीन फॉलोइंग द पॉलिसी, जो वारंटी के प्रोविजन बनाता है कि यार मैंने 2 साल की वारंटी दी है, प्रोविजंस तो बनाने पड़ेंगे क्योंकि लोग आएंगे। ऑन द इनवॉइस अमाउंट, तो इनवॉइस अमाउंट पे पर्टिकुलर प्रोविजन बनाते हैं। ऑन द रिमेनिंग बैलेंस वारंटी पीरियड, अब अगर ऑन द रिमेनिंग बैलेंस वारंटी पीरियड अगर लेस देन 1 ईयर है तो 2% का प्रोविजन, मोर देन 1 ईयर है तो 3% का प्रोविजन। कंपनी ने रेज करे इनवॉइसेस एज अंडर। अब देखो 19 जनवरी को रेज करा, ठीक है, 19 जनवरी को रेज करा, 29 जनवरी को करा, 17 को करा, एक 16 को करा, मतलब एक तो हो गया हमारा 15-16, एक हो गया हमारा 16-17, एक हो गया हमारा 17-18, ठीक है। कैलकुलेट द प्रोविजन टू बी मेड फॉर वारंटी अंडर AS 29 एज एट 31 मार्च 17 में 31 मार्च 17 को कितना प्रोविजन बनाऊं, तो कैलकुलेट द प्रोविजन टू बी मेड फॉर वारंटी एज एट 31 मार्च 17 एंड 31 मार्च 18। ऑल्सो कंप्यूट द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू PNL अकाउंट। तो प्रोविजन बताओ और PNL में कितना डेबिट करूं ये बताओ, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि आफ्टर सेल वारंटी है 2 साल की, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे कंपनी हैज बीन फॉलोइंग पॉलिसी फॉर मेकिंग प्रोविजन फॉर वारंटी ऑन द इनवॉइस अमाउंट ऑन द रिमेनिंग बैलेंस वारंटी पीरियड, ठीक है। अब एक इनवॉइस इशू करा 19 जनवरी को, ठीक है, 16 को एक इनवॉइस इशू करा 29 जनवरी, 17 को, और एक इनवॉइस है 19 अक्टूबर। चलो अब अगर अपन बात करें 31 मार्च 17 को, तो 31 मार्च 17 को अगर हम देखें तो अगर हम देखें 31 मार्च 17 को, तो 31 मार्च 17 पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है। तो पहला वाला इनवॉइस जो 19 जनवरी 2016 का इशू हुआ था, तो 31 मार्च 17 पे उसके कितने साल हो जाएंगे। सपोज करो कि जनवरी आधा है ना, फरवरी मार्च ये 2.5 महीने, और जो है अगला साल 16-17 वाला, तो एक तरीके से 1+ ईयर्स हो जाएंगे। तो ऐसे केस में जो बैलेंस देखा जाए तो जो बैलेंस है पीरियड ऑन द रिमेनिंग बैलेंस, तो रिमेनिंग बैलेंस वारंटी पीरियड तो अब लेस देन 1 ईयर है, तो 2% का प्रोविजन बन जाएगा 80,000 के ऊपर, ये होगा 31, ठीक है, 80,000 का 2% हो जाएगा 1600। अब ये प्रोविजन है 29 जनवरी को जो हमने इनवॉइस रेज करा, तो 31 मार्च 17 को तो सिर्फ 2.5 महीने ही हुए, ठीक है। तो ऐसे केस में 1 साल से ज़्यादा का टाइम है, 3% का प्रोविजन बना लो, 50,000 का में 3% का प्रोविजन बना लो 1500, तो ऐसे में 1600 + 1500 3100 हो जाता है। देखते हैं हम 31 मार्च 18 को, 31 मार्च 18 को अगर हम देखें, ठीक है, तो 31 मार्च 18 को सबसे पहले तो पहला वाला इनवॉइस ही खत्म हो गया, वारंटी का तो पीरियड ही ओवर हो गया, तो कोई बात ही नहीं है।
ठीक है। 17 की बात करें तो 17 वाला जो है उसका लेस देन 1 ईयर बचा है, ठीक है, क्योंकि 31 मार्च 18 को जो है 17 को इनवॉइस इशू करा था, इसका रिमेनिंग पीरियड लेस देन 1 ईयर है, तो उसका 2% है, 50,000 का 2% है 1,000। और 15 अक्टूबर 17 को जो इशू करा है तो उसका तो बचा है ना, 1 साल से ऊपर ही बचा है, जैसे कैसे मोर देन 1 ईयर है, इसका 3% बनाओ, जैसे कैसे में 6400 हो जाएगा, तो प्रोविजन 3100 6400, ये तो हो गया। ऑल्सो कंप्यूट द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट, तो ठीक है 6400 31 3 18। अच्छा, डेबिटेड टू P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18, तो सी अमाउंट डेबिटेड टू P&L 31 मार्च 18 में प्रोविजन रिक्वायर्ड एज ऑन 31 मार्च 6400 की जरूरत है प्रोविजन की, ओपनिंग में 3100 का तो बना ही दिया है, तो अमाउंट डेबिटेड टू P&L 3300, ठीक है। और कोई प्रोविजन नहीं बनाया पहले इनवॉइस का ऑन 31 मार्च 18, क्योंकि 2 साल हो गए थे, वारंटी पीरियड 2 ईयर्स हैज ऑलरेडी बीन एक्सपायर्ड। तो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इधर लिख लेते नवंबर 18 की RTP। चलो अब हम जो है करते हैं मई 19। ओके, तो ये आया है क्वेश्चन बड़ा सारा, ये है हमारा मई 19 का क्वेश्चन, ठीक है। चलो करते इसको सिस्टमेटिकली, तो पेन पेपर लेके बैठ जाओ, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर QA लिमिटेड ने डिलीवर करे मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट टू K, ठीक है। तो QA ने डिलीवर करे मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट K को, प्रोडक्ट फॉल्टी निकले कब, एक टाइमलाइन भी बना लेना, एक तो स्टोरी होती है और एक टाइमलाइन होता है, ठीक है। तो 17-18 की बात नहीं, सॉरी ये तो 18-19 तक चले जाएगा ना, चलो ठीक है। 18-19 में जो अक्टूबर 18 है, अक्टूबर 18 में जो है क्या हो गया, प्रोडक्ट जो है डिलीवर करे थे वो फॉल्ट निकल गए, ठीक है, फॉल्ट हो गया, ओके। कस्टमर के रिकमेंड लीगल एक्शन, तो उसने बोला लीगल एक्शन है, ठीक है, ये लीगल एक्शन है अगेंस्ट द कंपनी क्लेमिंग डैमेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस ड्यू टू सप्लाई ऑफ फॉल्टी प्रोडक्ट। अपॉन इन्वेस्टिगेशन द मैटर QA लिमिटेड ने डिस्कवर करा दैट द प्रोडक्ट वर फॉल्टी ड्यू टू डिफेक्टिव रॉ मटेरियल, और पता चला कि ये प्रोडक्ट फॉल्टी इसलिए निकले हैं क्योंकि डिफेक्टिव रॉ मटेरियल है, ठीक है। डिफेक्टिव रॉ मटेरियल प्रोक्योर्ड फ्रॉम सप्लायर F, तो F जो सप्लायर है उसने डिफेक्टिव रॉ मटेरियल दिया। देयरफॉर ऑन 1 दिसंबर 18, मतलब कि अक्टूबर के बाद ही दिसंबर में आ गया, तो दिसंबर 18 कंपनी कमेंट लीगल एक्शन, तो उसने जो है लीगल एक्शन लिया अगेंस्ट F क्लेमिंग डैमेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव रॉ मटेरियल। अब QA लिमिटेड हैज एस्टिमेटेड दैट इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर बोथ लीगल एक्शन, ठीक है। द एक्शन अगेंस्ट K द एक्शन ऑफ K अगेंस्ट QA एंड एक्शन ऑफ QA अगेंस्ट F वेरी हाई, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हाई है। ऑन 1 अक्टूबर 2018 QA लिमिटेड हैज एस्टिमेटेड दैट द डैमेजेस इट वुड हैव टू पे टू K वुड बी 5 करोड़। अब देखो उसने असेस करा तो उसने देखा कि 5 करोड़, ठीक है, एस्टिमेटेड डैमेजेस जो है 5 करोड़ पे करने पड़ेंगे, पर सक्सेस होने के चांसेस है। एस्टिमेटेड वॉज रिवाइज्ड टू 5.2 करोड़ और 31 मार्च 2019, ओके, ये हो गया 5.2 करोड़, ये रिवाइज हो गया मई को, ठीक है, 15/5/2019 मई को ये हो गया 5.25 करोड़, 5.25 करोड़ रिवाइज हो गया। दिस केस वॉज इवेंचुअली सेटल्ड ऑन 1 जून 2017, और ये इवेंचुअली दिस केस वॉज इवेंचुअली सेटल्ड ऑन 1 जून 2019, आई थिंक 1 जून 2019 होना था, ये इवेंचुअली सेटल्ड हो गया 1 जून 2019। और जब कंपनी ने पे करे, इधर 17 नहीं आना चाहिए, इधर 19 आना चाहिए, जहाँ पे कंपनी ने पे करे डैमेजेस 5.3 करोड़, ओके। तो ठीक है, 5 करोड़ था, 5.2 वापस रिवाइज किया, 5.25 15/5 को वापस रिवाइज किया, और फिर पे 5.3 करोड़ K को करे। अब ऑन 1 दिसंबर, जो दिसंबर वाले जो केस सीन है, ठीक है, तो ऑन 1 दिसंबर QA ने एस्टिमेट करा, ये दिसंबर वाला सीन है कि जब QA ने फाइल करा दैट उसको डैमेजेस रिसीव हो जाएंगे, ठीक है। अब इधर तो बोल रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ बोथ लीगल एक्शन, पर इधर बोल रहा है इधर इसको डैमेजेस रिसीव हो जाएंगे 3.5 करोड़ F से। दिस एस्टिमेट वॉज रिवाइज टू 3.6 करोड़, वो 3.6 की तरफ रिवाइज हो गया। 3.7 करोड़ है मई का, और दिस केस वॉज इवेंचुअली सेटल्ड ऑन 1 जून
ओके, वो 1 जून को सेटल हुआ, वो भी 1 जून को सेटल हो गया, और इसने कितना पे करा, 3.75। QA लिमिटेड हैड इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31/5/19। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें, प्रोवाइडेड 3.6 करोड़ एज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो अप्रूव बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 26 अप्रैल को। 1 सेकेंड, क्या लिया है कि QA लिमिटेड ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फॉर द ईयर एंडेड 31/5/2019 प्रोवाइडेड 3.6 करोड़, उसने तो 3.6 करोड़ प्रोवाइड करे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हुआ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा 29 अप्रैल को, ठीक है, 26 अप्रैल को करा। ओके, अब whether the company is required to make provision for the claim from customer as per the applicable is, क्या कंपनी is required to make provision for the claim for customer, ठीक है, क्या कंपनी को प्रोविजन बनाना चाहिए for the claim for customer as per the applicable for the claim from customer के as per the applicable is, और if yes please give the rationale। अब देखो, ये तो बोल दिया कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हाई है, पर अगर 50% से ज़्यादा ऐसा कहाँ बोल के रखा है, मतलब अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 50% से ज़्यादा है तो फेलियर की 50% से कम हो जाएगी, तो ऐसे केस में प्रोविजन ही नहीं बनेगा। तब देखते हैं क्या बोल रहे हैं। तो देखो, प्रोविजन तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। सिंस द क्लेम इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ फॉल्टी प्रोडक्ट, ठीक है, तो क्लेम तो जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है क्योंकि डिलीवर करा था फॉल्टी प्रोडक्ट। ऑल्सो इट इज प्रोबेबल दैट आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन। Reliable estimate 5.2 crore can be made of the amount of obligation while preparing financial statement, ठीक है। तो जो भी reliable estimate while preparing the financial estimate, while preparing the financial statement, जो आपने estimate लगाया है 5.2 करोड़ का, वो ही अंदाजा जो है बस उसके ही हिसाब से जो है आप कर लो, प्रोविजन बना दो। ओके, सो इफ द आंसर टू ए अबव इज यस, अगर आंसर जो है ए अबव का यस आ रहा है, क्या एंट्री पास होगी? तो क्या एंट्री पास होगी? प्रोविजन बनाना है P&L टू करंट लायबिलिटी, ठीक है, यही तो एंट्री होगी। प्रोविजन की एंट्री क्या होती है? P&L टू करंट लायबिलिटी। ओके, व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द एक्शन ऑफ QA। अब देखो क्या बोल रहे हैं, व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द एक्शन ऑफ QA अगेंस्ट सप्लायर F। अब सप्लायर F के रिस्पेक्ट में क्या है एक्शन, क्या करे? तो एज पर पैरा 30, ठीक है, QA लिमिटेड शेल नॉट रिकॉग्नाइज अ कंटिजेंट एसेट हियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज हाई। ओके ओके, तो इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस में मैंने समझ गलत लिया था, इसमें ये बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ बोथ लीगल एक्शन, द एक्शन ऑफ के का जो QA के अगेंस्ट जो है क्लेम, तो उधर उसका सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हाई है के की, और इधर जो QA कर रहा है अगेंस्ट F, तो उसमें QA की हाई है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हाई है, ठीक है, सक्सेस हाई है मतलब फेलियर की कम है, और फेलियर की कम है मतलब कि ऑब्लिगेशन ही क्रिएट नहीं हो, मतलब कि फेलियर की कम है, जैसे केस में कुछ ऑब्लिगेशन ही नहीं क्रिएट हो रहे हैं। सक्सेस की हाई है, फेलियर की कम है, जीत ही जाएगा ये केस, मतलब कि उसको रिसीव होने ही वाला है। देखो, पॉसिबल ऑब्लिगेशन या पॉसिबल असेट मतलब कि सक्सेस के चांसेस जो है लेस देन इक्वल टू 50% है, पर इधर तो हाई है, तो इधर तो मोर देन 50% है, पर कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है कि भाई सक्सेस है, तो वो तो तेरे को तेरे अंदाजे से पता है, कोई कॉन्क्रीट एविडेंस कहाँ है? हैंस इट विल बी कंसिडर एज कंटिजेंट एसेट ओनली एंड शैल नॉट बी रिकॉग्नाइज, ठीक है, तो उसको एसेट रिकॉग्नाइज नहीं करते हुए कंटिजेंट एसेट ही रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। इट विल बी कंसिडर एसेट ओनली। तो इधर पॉसिबल एसेट, ये कंटिजेंट एसेट तो ऐसे नहीं बन सकता था क्योंकि इधर चांसेस हाई थे, बट सिंस चांसेस अगर मोर देन 50% भी है, चांसेस हाई है, बट इट शुड बी सपोर्ट बाय द कॉन्क्रीट एविडेंस। ये कॉन्क्रीट एविडेंस से सपोर्ट तो होना चाहिए, सपोर्ट ही नहीं है, ठीक है, सब ये बोल दिया प्रोबेबिलिटी इज नॉट अ कॉन्क्रीट एविडेंस। तो इधर सिंपल सा यही है कि अगर आप सिर्फ प्रोबेबिलिटी को गेस कर रहे हो, मतलब कि आप सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता रहे हो, तो ये कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। तो माई 90 में लिख लिया है कि सिर्फ वो दिख बड़ा रहा है पर है कुछ भी नहीं उसमें, राइट। ऐसा लग रहा था मुझे भी कि ये बड़ा क्वेश्चन होगा, अच्छा क्वेश्चन होगा, खास पर इतना कुछ खास निकला नहीं क्वेश्चन। ओके, ये नवंबर 19 का क्वेश्चन। अब इसको क्या करना, जब विन के चांसेस इधर 60% है, उधर 50% है, लूज होने के चांसेस इधर 40% है और 50% है, तो ऐसे केस में कंटिजेंट लायबिलिटी बुक कर लो, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, कंटिजेंट लायबिलिटी बुक कर लो। और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, नोट्स तो अकाउंट में बता दो। अब क्वेश्चन आया है मई 20 का भी एक बार क्वेश्चन देखने लायक है, देखते हैं वो भी।
अब देखो क्या है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 हैव मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट द ट्रेड बाय ऑर्गेनाइजिंग ट्रेड फेयर। ये ट्रेड फेयर करती है। द कंपनी वॉज ऑर्गेनाइजिंग द ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन, इट डिसाइडेड टू चार्ज 5% कंटिजेंसी चार्जेस। अब जब ऑर्गेनाइजेशन कर रही है मेले का तो चार्ज कर रही है 5% कंटिजेंसी चार्जेस फॉर द पार्टिसिपेंट आउटसाइड फॉर द पार्टिसिपेंट ऑन द इनकम रिसीव फ्रॉम देम बाय द कंपनी, वेयर इन द केस फेयर ऑर्गेनाइज बाय आउटसाइड एजेंसीज। 1 सेकेंड, क्या बोला है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है सेक्शन 8 के तहत। ओके, सो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 8 हैव मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट ट्रेड बाय ऑर्गेनाइजिंग ट्रेड फेयर। कंपनी ऑर्गेनाइजिंग द ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन डिसाइडेड टू चार्ज 5%। ठीक है, तो वो चार्ज कर दी है 5% कंटिजेंसी चार्जेस। तो 5% कंटिजेंसी चार्जेस जो है चार्ज कर दी है फॉर द पार्टिसिपेंट आउटसाइड एजेंसीज, ऑन द इनकम रिसीव फ्रॉम देम बाय द कंपनी। तो जो इनकम रिसीव होगी फ्रॉम देम बाय द कंपनी, ठीक है, तो 5% किस पे है, ऑन द इनकम रिसीव फ्रॉम देम बाय द कंपनी। वाइल इन केस फेयर्स ऑर्गेनाइज बाय आउटसाइड एजेंसीज, अगर ये फेयर जो है ऑर्गेनाइज बाय आउटसाइड एजेंसी है, 5% कंटिजेंसी चार्जेस लेविड सेपरेटली ऑन इनवॉइस। तो ऐसे केस में 5% जो है वो लेवी करता सेपरेटली। इधर कंपनी अगर करती है तो जो 5% है वो इंक्लूसिव है, ठीक है, ऑन द इनकम रिसीव फ्रॉम देम बाय द कंपनी। फेयर ऑर्गेनाइज बाय आउटसाइड एजेंसी से तो इधर लेवी हो रहा है सेपरेटली द इनवॉइस। द कंटिजेंसी चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ फेयर ऑर्गेनाइज बाय द कंपनी itself are inbuilt. The contingency charges in respect of fair organized by the company itself are inbuilt in the space rent charges from the participant. ठीक है, the contingency charges in respect of fair organized by company itself are inbuilt in the space rent charge from the participant, ठीक है, but are credited to income expenditure account of the company. ठीक है, both are credited to income expenditure account of the company. ठीक है, तो 5% कंटिजेंसी चार्जेस आउटसाइड एजेंसी से मिल रहे हैं फ्रॉम इनकम रिसीव फ्रॉम देम बाय द कंपनी। ठीक है, और एक अपन ने पढ़ा कि जो है 5% इनबिल्ट इन द स्पेस एंड चार्ज फ्रॉम द पार्टिसिपेंट। ठीक है, बोथ आर क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, द इंटेंशन ऑफ लेवी दिस चार्जेस इज टू मीट द अनफोर्सिन लाइबिलिटी। इसके लिए तो हम चार्ज को लेवी कर रहे हैं, विच मे अराइज इन फ्यूचर। The instances of such unforeseen liability could be on account on injury, loss of life to visitor। ये हो सका है कि मेले वेले में लॉस ऑफ लाइफ हो गया विजिटर्स को ड्यू टू फायर, टेररिस्ट अटैक, नेचुरल कैलामिटीज, ठीक है, अदर पब्लिक थर्ड पार्टी लाइबिलिटी जो भी है। द चांसेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ दिस इवेंट आर हाई। ठीक है, अब देखो ऑकरेंस ऑफ दिस इवेंट हाई है बिकॉज ऑफ लार्ज क्राउड, मतलब ऑब्लिगेशन, ये इवेंट के चांसेस हाई है। ठीक है, बट इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। सी, चांसेस हाई है, जैसे इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि केस जीतने के चांसेस हाई थे। ठीक है, बट जो वो नहीं पता था उसको कंक्रीट एविडेंस नहीं मिल रहे थे। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ लार्ज क्राउड विजिटिंग द फेयर, द डिसीजन टू लेवी 5% कंटिजेंसी चार्जेस वॉज बेस्ड ऑन असेसमेंट ऑनली एज एक्चुअल लायबिलिटी ऑन दिस अकाउंट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड। द डिसीजन टू लेवी 5% कंटिजेंसी चार्जेस वॉज बेस्ड ऑन असेसमेंट ऑनली as actual liability on this account cannot be estimated. The following accounting treatment and disclosure was made by the company. The following accounting treatment and disclosure वो जो कंपनी ने किया है in its financial statement, 5% contingency charges are treated as income. Okay, and matching provision for the same is being made in the accounts. तो 5% contingency charges को income बता दिया और provision बना दिया, and disclosure and matching provision for the same is also being made in the accounts. Income भी बना दिया और प्रोविजन भी बता दिया। A suitable disclosure to this effect is also made in the notes forming part of account. Okay, required with the creation of provision of for contingencies under the fact and circumstances of the case is in conformity with AS 29. क्या बोला है, वेदर क्रिएशन, क्योंकि दिखा है 5% कंटिजेंसी चार्जेस, फिर एक प्रोविजन बना दिया, एक मैचिंग प्रोविजन बनाया। ठीक है, प्रोविजन बनाया मतलब ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। ठीक है, ऑब्लिगेशन के उन्होंने प्रोविजन इसलिए बनाया है क्योंकि उनको लग रहा है कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस, तो ठीक है, उनको लग रहा है कि प्रोविजन बनना चाहिए। ठीक है,
प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एंड आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होंगे? और इफ द आंसर इज नो, देन व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ द प्रोविजन विच इज ऑलरेडी क्रिएटेड इन बैलेंस शीट? तो ऐसे केस में तब क्या करेंगे जब बैलेंस शीट में प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएटेड है? अब सबसे पहले देखो ये प्रोविजन है क्या, सबसे पहले तो अभी हम ये देखेंगे। तो आ जाओ, क्वेश्चन हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब इसका आंसर समझते हैं और आंसर के साथ नोट्स को देखते हैं कि नोट्स उस आंसर को पे फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पैरा 14 ऑफ AS 29, प्रोविजन कंटिजेंट लायबिलिटी कंटिजेंट एसेट, प्रोविजन टू बी रिकॉग्नाइज व्हेन एंटरप्राइज हैज एन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। तो पास्ट इवेंट है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, ठीक है। प्रोबेबल डेट एंड आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट और रिलायबल एस्टिमेट भी हम कर सकते हैं, तो बन के तो फिर प्रोविजन हो जाएगा, ठीक है। इट इज क्लियर दैट कंटिजेंसी कंसिडर्ड बाय द कंपनी इज नाइदर अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ये कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट, और कोई पास्ट इवेंट थोड़ी ना हुआ है कुछ ऐसा। दिस इज नाइदर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट नॉर अ रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड ऑन द ऑब्लिगेशन, ठीक है। द अकॉर्डिंगली प्रोविजन कैन नॉट बी कंसिडर्ड फॉर सच कंटिजेंसीज अंडर द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस ऑफ द केस, इसलिए प्रोविजन हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। अब प्रोविजन नहीं कर सकते तो जो पूरे बने हुए हैं तब क्या करें? प्रोविजन इज द अमाउंट रिटेन बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर एनी नॉन लायबिलिटी, ठीक है। तो प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन इज द अमाउंट रिटेन्ड बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर एनी नॉन लायबिलिटी, कि कुछ लायबिलिटी हमको पे करना है, उसके रिस्पेक्ट में मैंने अमाउंट रिटेन करके रखा है। सिंस द कंटिजेंसीज स्टिपुलेटेड बाय द कंपनी आर नॉट नोन एट द बैलेंस शीट डेट, प्रोविजन इन दिस रिगार्ड कैन नॉट बी क्रिएटेड, देयरफॉर प्रोविजन सो क्रिएटेड बाय द कंपनी शैल बी ट्रीटेड एज रिजर्व। ऐसे केस में जो प्रोविजन बना के रखा है तो शैल बी सो क्रिएटेड बाय द कंपनी शैल बी ट्रीटेड एज रिजर्व। ओके, तो वापस कुछ अच्छे क्वेश्चन हमारे पास आए हैं। ये है नवंबर 20 की RTP के क्वेश्चन, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, इनफैक्ट कोविड-19 के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो उसको एक बार देख लेते हैं। एन एंटिटी इज इंगेज इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, ठीक है, हैज़ असेस्ड द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 आउटब्रेक, उसने असेस कर दिया इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 आउटब्रेक ऑन इट्स फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ बिजनेस मॉडल। तो एंटिटी इंगेज है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, उसने असेस करा है इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 आउटब्रेक ऑन द फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ बिजनेस मॉडल। सीनियर मैनेजमेंट हैज आइडेंटिफाइड द नीड फॉर रीस्ट्रक्चरिंग सम ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज। तो सीनियर मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई करा है नीड फॉर रीस्ट्रक्चरिंग सम ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज, रीस्ट्रक्चरिंग करने की सोचिए सम ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज, रिट्रेंचिंग इट्स एम्प्लॉयज इन मेनी एरियाज। सीनियर मैनेजमेंट इज ड्राइंग अ प्लान फॉर कंसिडरेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो सीनियर मैनेजमेंट प्लान ड्रॉ कर रहा है फॉर कंसिडरेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन देयर मीटिंग शेड्यूल्ड इन 20 में, ठीक है। तो सीनियर मैनेजमेंट ने ये आइडेंटिफाई करा है कि रीस्ट्रक्चरिंग तो करनी पड़ेगी, ठीक है, रिट्रेंच भी करना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ को, और जो है इस ड्राइंग अ प्लान ड्रॉ कर रहे हैं फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन देयर मीटिंग शेड्यूल्ड इन May 20। मीटिंग May 20 पे शेड्यूल है विच इज सब्सिक्वेंट टू द रिपोर्टिंग डेट ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, रिपोर्टिंग डेट ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो उसके बाद ही तो होगा मीटिंग, अच्छा बाद में मीटिंग हो रही है, ठीक है। कैन द एंटिटी रिकॉग्नाइज प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट, क्या प्रोविजन बना ले? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, छोटा सा क्वेश्चन है, क्या प्रोविजन बना ले? डराने के लिए कोविड-19 लेकर आ गया, पर मेरे को बताओ प्रोविजन बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? अब देखो पास्ट इवेंट तो कुछ क्या है इसमें, उसने इम्पैक्ट असेसमेंट करा है और प्रोविजन बनाने का सोच रहा है, क्या प्रोविजन बनाना चाहिए? कायदे से तो नहीं बनाना चाहिए, देख लेते हैं। ओके 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 ओके, असेस द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। अब समझो ना, कोविड-19 में हमको ये भी समझना पड़ेगा कि ये हुआ क्या, पास्ट इवेंट है क्या कोविड-19? जैसे मेले में जो आगे भीड़ आने वाली थी, इसके पहले वाले क्वेश्चन में पास्ट इवेंट से नहीं था, क्योंकि वो हम सोच रहे थे कि आगे बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, तो ऐसा कुछ होने वाला है, तो फ्यूचर इवेंट है, ठीक है। पर इधर कोविड-19 अगर हम देखें तो पास्ट इवेंट है क्या? तो देखो, इन द गिवन केस सिंस कोविड-19 द पेंडेमिक इम्पैक्ट स्टार्टेड ड्यूरिंग March 20, it is likely that senior management has started drawing up the plan for restructuring of some of its business activity after the end of reporting period. देखो, कोविड-19 पैंडेमिक स्टार्ट हुआ March 20 में, इट इज़ लाइकली दैट सीनियर मैनेजमेंट स्टार्टेड ड्राइंग अ प्लान, ये लाइकली है कि उन्होंने प्लान ड्रॉ कर दिया था फॉर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सम ऑफ इट्स बिजनेस एक्टिविटी आफ्टर द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड।
तो उन्होंने जो है प्लान ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया होगा, स्टार्टेड ड्रॉइंग अप द प्लान फॉर रीस्ट्रक्चरिंग. इफ दैट बी सो, as per AS29 management decision subsequent to reporting date do not give rise to constructive obligation. अगर management decision subsequent to reporting date अगर यही कारण है, if that be so, कि restructuring plan, देखो कोविड-19 पैंडेमिक स्टार्ट हुआ मार्च 20 में, तो इवेंट तो जो है पास्ट इवेंट तो ठीक है, पास्ट इवेंट तो कोविड है हमारा, ठीक है. तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट. अब पास्ट इवेंट कोविड है, तो इससे मेरी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के लिए अगर मैनेजमेंट ने कुछ रिस्ट्रक्चरिंग प्लान ड्रॉ करे तो समझ में आता कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट डेट. पर इन्होंने तो आफ्टर द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड ड्रॉ करे, तो नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड फॉर रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट. सबसे पहले ये लिख लेते हैं. तो क्या लिखा हुआ है कि इन दिस रिगार्ड AS29 प्रोवाइडेड दैट इफ द एंटिटी स्टार्ट्स टू इम्प्लीमेंट अ रिस्ट्रक्चरिंग प्लान और अनाउंस इट्स मेन फीचर टू दोज इफेक्टेड ओनली आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड इन AS4. इफ द रिस्ट्रक्चर इज मटेरियल एंड नॉन डिस्क्लोजर कुड इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन दैट यूजर मेक ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. 1 सेकेंड. इन दिस रिगार्ड AS29 प्रोवाइडेड दैट इफ एंटिटी अगर स्टार्ट करता है टू इम्प्लीमेंट अ रीस्ट्रक्चरिंग प्लान और अनाउंस इट्स मेन फीचर टू दोज अफेक्टेड ओनली आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, डिस्क्लोजर टू इज रिक्वायर्ड इन AS4. AS4 में डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड हो जाता, क्योंकि जो है कंडीशन तो एग्जिस्ट कर रही थी बैलेंस शीट डेट पे, ठीक है. तो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड इन AS4 इफ द रीस्ट्रक्चरिंग इज मटेरियल. इफ रीस्ट्रक्चर इज मटेरियल एंड नॉन डिस्क्लोजर could influence the economic decision. रिस्ट्रक्चरिंग मटेरियल है और नॉन डिस्क्लोजर इकोनॉमिक डिसीजंस को अफेक्ट कर देगा, तो डिस्क्लोजर जरूरी है. चलो अब जो है हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं नवंबर 20 के आरटीपी का. एंटिटी इंगेज है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में इस ओके. कोविड-19 में एक और क्वेश्चन आ गया. एंटिटी इंगेज इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इज हैवीली डिपेंडेंट अपॉन द टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया ट्रेवलिंग ओवरसीज एंड फॉरेन नेशनल विजिटिंग इंडिया. In the light of COVID outbreak across the globe, एंटिटी ने एनालाइज किया द लाइकली इम्पैक्ट. पास्ट इवेंट तो है, लाइकली इम्पैक्ट ऑफ एंटिटी ने एनालाइज किया लाइकली इम्पैक्ट ऑफ कस्टमर बिहेवियर कपल्ड विद एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो ऑन इट्स रिवेन्यू ओवर नेक्स्ट 1 year. ठीक है. दिस रिव्यू हैज इंडिकेटेड पॉसिबल सब्सटैंशियल ऑपरेटिंग लॉस. और दिस रिव्यू ने इंडिकेट किया है कि भैया पॉसिबल सब्सटैंशियल ऑपरेटिंग लॉस होने वाले, मतलब एक तरीके से फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस होने वाले हैं ड्यूरिंग द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. एंटिटी इज एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ रिकॉग्नाइजिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग लॉस एज प्रोविजन. क्या सही है? सी, अब फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस को प्रोविजन बनाना चाहिए. 1 सेकेंड. इन द गिवन केस एंटिटी इन लाइट ऑफ कोविड-19, ठीक है, आफ्टर द रिव्यू इन दिस सिनेरियो लॉस एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, एंटिटी कैन नॉट क्रिएट प्रोविजन फॉर ऑपरेटिंग लॉसेस इन करंट फॉर ऑपरेटिंग लॉसेस इन करंट फाइनेंशियल ईयर इटसेल्फ. तो ऐसा नहीं कर सकते. फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस तो हमने वैसे भी पढ़ा था. फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस के रिस्पेक्ट में हमने ये पढ़ा था कि प्रोविजन फॉर फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस नहीं बन सकते. और प्रोविजन वैसे भी किसका बनता है? प्रोविजन बनता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज हो रहे हैं फ्रॉम पास्ट इवेंट, ठीक है. तो ये कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस. देखते चलो. AS29 डिफाइंड लायबिलिटी एज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटिटी अराइज फ्रॉम द पास्ट इवेंट, ठीक है. द सेटलमेंट ऑफ विच एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ एंटिटीज रिसोर्सेज. प्रोविजन तब होता है जब एंटिटी हैज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन लीगल और कंस्ट्रक्टिव एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट. इट इज प्रोबेबल दैट आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज और रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड. हाउएवर it has been specifically provided in AS29 that provision for future operating losses. अच्छा, ये specifically बोल के रखा है कि provision for future operating losses shall not be recognized since the same does not meet the definition of liability. क्योंकि same does not meet the definition of liability and also conditions set out for recognizing provision, क्योंकि वो provisions की conditions को fulfill नहीं करता है. However, AS29 provides that the expectation of future operating losses, okay, expectation of future operating losses might be an indication that certain assets of the operation may be impaired. तो समझो कि अगर expectation है of future operating losses
might indicate that certain assets may have impaired, कि कुछ assets impaired हो गई हो, might be an indication that certain asset of the operation may be impaired, an entity test these assets for impairment AS28। तो ऐसे केस में AS28 की तरफ जाना चाहिए और इम्पेयरमेंट देखना चाहिए एसेट का। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, इतना खास नहीं था, ठीक है। तो नवंबर 20 का 1 सेकेंड। अब इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद अब आखिरी में हमको जो है डिफरेंस बिटवीन इंड AS 37 और AS 29 देखने का है, ठीक है। तो इंड AS 37 और AS 29 एक बार देख लेते हैं। इंड AS 37 क्या बोलता है कि कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होते हैं तो प्रोविजन बनता है। AS 29 ये बोलता है कि प्रोविजन इज क्रिएटेड फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिसेस। तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन पे इंड AS 37 पे प्रोविजन बनता है, पर इधर AS 29 पे प्रोविजन जो बनता है वो जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के थ्रू प्रोविजन बनता है। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन की कोई बात AS 29 में नहीं दी गई है। डिस्काउंटिंग प्रोविजन इंड AS में है, AS में डिस्काउंटिंग नहीं है। इसलिए तो अभी अपन ने देखा कि हमने जब वो ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में प्रोविजन बनाना था तो अगले 33 महीने के रेंट को हमने इस साल बुक करा था विदाउट डिस्काउंटिंग। तो अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन पे इंड AS 37 बात करता है, पर AS में तो नॉर्मल प्रोविजंस, नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिसेस में जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से चलेगा। डिस्काउंटिंग प्रोविजन AS 37 में है, AS 29 में नहीं है। डिस्क्लोजर ऑफ कंटिंजेंट असेट, डिस्क्लोजर जब बेनिफिट इनफ्लो ऑफ बेनिफिट प्रोबेबल है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कर दो, अदरवाइज तो सिर्फ डायरेक्टर्स रिपोर्ट में डिस्क्लोज होगा। कंटिंजेंट लायबिलिटी को नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज कर सकते हैं, पर कंटिंजेंट असेट तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट में ही डिस्क्लोज होगा। और ये बोलता है कि कंटिंजेंट असेट को डिस्क्लोज करना है कर दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो तभी जब इनफ्लो ऑफ बेनिफिट प्रोबेबल हो, ठीक है, बेनिफिट्स इनफ्लो ऑफ बेनिफिट प्रोबेबल हो तब। और ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का प्रोविजन बनता है, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का तो इधर भी बनता है। एंड इम्पेयरमेंट लॉस टेस्टेड फॉर सेगमेंट रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड मेक प्रोविजन ऑफ ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट एंड इम्पेयरमेंट लॉस टेस्टेड फॉर सेगमेंट रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट। साथ ही साथ इम्पेयरमेंट लॉस भी टेस्ट होता है फॉर सेगमेंट रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो जो हमने बात करी है वो ये है कि कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन पे प्रोविजन बनता है, पर जो AS 29 है उधर प्रोविजन जो है नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिसेस से बनता है। डिस्काउंटिंग प्रोविजन इधर है, इधर नहीं है। डिस्क्लोजर ऑफ कंटिंजेंट असेट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तभी डिस्क्लोज होगा जब इनफ्लोज प्रोबेबल हो, अदरवाइज ये तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट में डिस्क्लोज होगा, ये AS बोलता है। साथ ही साथ प्रोविजन के रिस्पेक्ट में कुछ बातें हैं कि बिफोर अ सेपरेट प्रोविजन ऑफ एन ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट इज एस्टैब्लिश, बोला कि तुम ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट पे सेपरेट प्रोविजन बना रहे हो, एन एंटिटी शुड रिकॉग्नाइज एनी इम्पेयरमेंट लॉस दैट हैज ऑकर्ड ऑन असेट डेडिकेटेड टू दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो जो असेट डेडिकेटेड टू दैट ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है, एंटिटी को ये भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए। प्रोविजन बनाने के पहले एंटिटी को रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि एनी इम्पेयरमेंट लॉस दैट हैज ऑकर्ड, कि कुछ इम्पेयरमेंट लॉस हो गया है क्या, ठीक है, तब ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट पे प्रोविजन बना रहे हो। तो ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में जो असेट डेडिकेटेड थी चेक कर लो कि भैया उसमें भी इम्पेयरमेंट है क्या, पर ऐसा कोई इम्पेयरमेंट लॉस के रिस्पेक्ट में कोई ऐसा प्रोविजन इधर नहीं है, ठीक है। तो इधर ये बोलता है कि ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट पर प्रोविजन बना लो, पर रिकॉग्निशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ एन एसेट जो डेडिकेटेड है टू दैट कॉन्ट्रैक्ट उसकी बात नहीं करता। साथ ही साथ जो आइडेंटिफाइड फ्यूचर लॉसेस है, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस है अप टू डेट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग इज अ लॉस रिलेटेड टू ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, इसको मान लिया गया है लॉस रिलेटेड टू ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट कि आइडेंटिफाइड फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस अप टू डेट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग, उसको लॉस माना गया है रिलेटिंग टू ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। जबकि ये फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस के रिस्पेक्ट में तो कोई प्रोविजन की बात ही नहीं करता कि कोई प्रोविजन नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस पे तो कोई प्रोविजन बनेगा नहीं, और ये फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस पे या तो हम सेपरेट ही कुछ बना लेते हैं, सेपरेट ही पॉइंट बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बात कर ली है पूरी इंड AS 37 और AS 29 की, जहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन की रिस्पेक्ट में बात कर ली कि प्रोविजन बनेगा उधर नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिसेस से बनेगा, डिस्काउंटिंग प्रोविजन है इधर नहीं है। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस को लॉस रिलेटेड टू ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट माना है, इस पे तो कोई फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस पे तो AS 29 बोलता है कोई प्रोविजन ही नहीं बनेगा। कंटिंजेंट एसेट के डिस्क्लोजर की बात कर ली, और प्रोविजन की बात करी है कि बिफोर अ सेपरेट प्रोविजन ऑफ ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट आप बनाओ, रिकॉग्नाइज करो इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ एन एसेट डेडिकेटेड टू दैट ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, और ऐसी कोई बात इधर AS 29 में नहीं करी गई है। तो इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चंस होते हैं कवर। साथ ही साथ जो भी एडिशन में चीज़ें लिखनी थी वो भी हमने चीज़ें लिख ली है।
ठीक है। और इस तरीके से हमारे नोट्स होते हैं कंप्लीट। और आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा AS29। और सी हमारे नोट्स रेलेवेंट है, अराउंड 90% चीज़ें नोट्स में रहती है, बट ठीक है कि यार इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग हमको कुछ ना कुछ इसमें अपडेशंस करने पड़ते हैं और लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज लिख दी है और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मार्क कर ही लिए हैं, ठीक है। तो वो तो देख ही लेंगे। ओके, सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।